नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 विषय हिंदी और हम समझ रहे हैं पूरक वाचन से एक गद्य जिनका नाम है दो कलाकार। तो इनका साहित्य प्रकार है एकांकी, यानी कि एक ही अंक वाला जो नाटक होता है वह है एकांकी। तो इनका साहित्य प्रकार है एकांकी और इनके लेखक है भगवती चरण वर्मा। तो बात करते हैं इस एकांकी की समझूती से पहले लेखक का परिचय देख लेते हैं। तो भगवती चरण वर्मा का जन्म उन्नाव जिले के सफीपुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी की उपाधि प्राप्त की थी। तो वे पत्रकारिता एवं आकाशवाणी से संबंधित रहे हैं। स्वतंत्र लेखन की वृत्ति अपनाकर वे लखनऊ में बस गए तो उन्हें राज्यसभा का मनोनीत सदस्यता भी प्राप्त की गई थी, प्रदान की गई थी। वे मुख्यतः उपन्यासकार थे। तो उन्होंने 14 उपन्यास, 3 कहानी संग्रह, 3 कविता संग्रह, नाटक तथा एकांकी हिंदी साहित्य को प्रदान की है। तो उनके प्रस्तुत एकांकी की बात करें तो जिनका नाम है दो कलाकार, वे एक हास्य प्रधान एकांकी है जिसमें हास्य उत्पन्न होता है। तो साथ साथ वे व्यंग्य प्रधान एकांकी भी है, यानी कटाक्ष युक्त एकांकी है। इसमें दो कलाकारों के शोषण का चित्रण मात्र ही नहीं है, परंतु कलाकारों के साहस एवं बुद्धि चतुरता के द्वारा शोषण से मुक्त होने की बात पर बल दिया गया है। कवि चूड़ामणि एक चित्रकार, मार्तंड अनुक्रम से प्रकाशक परमानंद तथा रईस रामनाथ एवं मकान मालिक बुलाकी दास से जमकर लोहा लेते हैं। इन सबको बारी बारी से वे पराजित करते हैं। तो प्रस्तुत एकांकी में हम देखें तो आशावादी संघर्ष की चेतना अत्यधिक महत्वपूर्ण ढंग से यहाँ रेखांकित की गई है। इस एकांकी में दो कलाकारों के साहस एवं उनकी बुद्धि चतुरता के द्वारा शोषण होने से मुक्त होने का एक चित्रण किया गया है। तो कवि चूड़ामणि और चित्रकार मार्तंड द्वारा प्रकाशक परमानंद, रईस रामनाथ तथा मकान मालिक बुलाकी दास से बुद्धि बल के द्वारा लोहा लेने का जो मनोरंजक चित्रण है उन्हें यहाँ दर्शाया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले एकांकी की शुरुआत में हम देखेंगे पात्र परिचय, किन पात्रों के बीच यह पूरी एकांकी चल रही है। तो चूड़ामणि एक कवि है और मार्तंड एक चित्रकार है। वे दोनों बुलाकी दास के एक मकान के कमरे में किराएदार है और बुलाकी दास मकान मालिक है। परमानंद एक प्रकाशक है, जो चूड़ामणि जो भी रचनाएं करते हैं वे उनको छापते हैं, और रामनाथ एक रईस व्यक्ति है। तो स्थान कौन सा है? किसी बड़े नगर के एक बड़े कमरे का एक छोटा सा कमरा है। तो समय दिन में कोई भी समय है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो एक बड़ा सा कमरा, कमरे में किसी भी प्रकार का कोई फर्नीचर नहीं है। अंदर की तरफ कमरे के आधे भाग में तस्वीरें बिखरी पड़ी है, दूसरे आधे भाग में पुस्तकें बिखरी पड़ी है। फर्श पर स्टेज के एक विंग यानी एक खंड से लेकर दूसरे खंड तक चटाइयाँ बिछी है। चटाई के बीचों बीच एक तकिया है जो स्टेज के सामने न होकर दोनों विंगों के सामने है। तकिए को अपनी पीठ पर रखकर विंग की ओर मुंह किए एक और पंडित चूड़ामणि बैठे हैं, तो दूसरी ओर मिस्टर मार्तंड बैठे हैं। चूड़ामणि के आगे एक मोटा सा रजिस्टर है जिस पर वे फाउंटेन पेन यानी स्याही वाली पेन से लिख रहे हैं। तो मार्तंड के आगे एक छोटा सा स्टैंड है जिस पर एक अध बनी तस्वीर लगी है। मार्तंड के हाथ में एक तुली है और वह तस्वीर बना रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि एक छोटे से कमरे में किसी भी प्रकार की कोई सजावट नहीं है। कमरा देखे तो बिल्कुल सादा सिंपल है। जहाँ चारों ओर तस्वीरें बिखरी हुई पड़ी है, तो कहीं और पुस्तकें बिखरी हुई पड़ी है। चूड़ामणि और मार्तंड दोनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं। यहाँ बात करते हैं तो चूड़ामणि मार्तंड से कहते हैं, लिखते लिखते कलम रोककर उसकी आंखें रजिस्टर पर ही लगी हुई है। वे कहते हैं, सुना मार्तंड, आज मैं प्रकाशक परमानंद के यहाँ गया था। वह बोला कि किताबें बिकती ही नहीं है, पैसा कहाँ से आए? एक भी पैसा मेरे पास नहीं है, और बदमाश ने कल ही एक मोटर खरीदी है। चूड़ामणि अपना कार्य करते करते मार्तंड से कहते हैं कि आज मैं प्रकाशक परमानंद के यहाँ गया था और वे बोलता है कि उसने जो भी किताब लिखी थी वे तो अभी छपी नहीं है, उनके पास एक भी पैसा नहीं है, वे कहाँ से मुझे पैसा देंगे? और बदमाश झूठ बोल रहा है, कल ही उसने एक मोटर खरीदी हुई है। मार्तंड कहते हैं, तुली रोककर और तस्वीर की ओर ध्यान से देखते हुए, भाई यह तो बुरी सुनाई आपने।
मैं तो सोचता था कि तुम रुपए ले आए होंगे, नहीं तो मैं ही लाला रामनाथ के हाथ 7 रुपए में ही तस्वीर बेच देता। चूड़ामणि सुनते हैं और कहते हैं, रजिस्टर पर आंखें गड़ाते हुए, मस्तक पर बल पड़ जाता है, यानी कुछ परेशानी से होते हुए कहते हैं, क्या कहा, तुम भी रुपए नहीं लाए? मातड़ कहते हैं, चित्र पर तुली से रंग देते हुए, लाता कैसे, भला बताओ। 50 रुपये की तस्वीर की अगर कोई 25 तक दे दे तो भी बेची जा सकती है, लेकिन जब कोई यह कहे कि मैं 7 रुपये के ऊपर एक कौड़ी नहीं दे सकता, तब भला तुम्हें बताओ मैं क्या कर सकता था। यहाँ हम देखें तो चूड़ामणि और मातड़ पैसे के बारे में कुछ बातचीत कर रहे हैं। प्रकाशक भी पैसे नहीं देते हैं और चित्रकार ने जो चित्र किया था उनके भी उन्हें कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं, मनचाहे पैसे नहीं मिल रहे हैं और पैसे के लिए वे दोनों परेशान दिख रहे हैं। चूड़ामणि कहते हैं लिखता हुआ, ऐसी बात है, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं उससे साफ कहता कि तुम्हारे बाप ने भी कभी तस्वीर खरीदी है कि तुम्हें खरीदोगे। यह कहकर मैं सीधा वापस आ जाता। वो दोनों थोड़ा हंसते हैं। मार्तड तस्वीर बनाता हुआ कहता है, अच्छा होता कि तुम ही मेरी जगह वहाँ होते। तो इनका उत्तर देते हुए चूड़ामणि कहते हैं लिखते हुए, तो क्या तुम बुद्धू की तरह ही वहाँ से चले आए? मार्तड उनका उत्तर देते हुए कहते हैं, तस्वीर बनाना रोककर तस्वीर की ओर देखते हैं और कहते हैं, नहीं यार, मैंने तो उठने की तैयारी करते हुए सिर्फ इतना ही कहा, तुम चोर हो। और उसने सिर उठाया, तब मुझसे न रहा गया और मैंने उससे कहा, तुम उठाए गिर हो, यानी कि आंख बचाकर चीज उठाकर भागने वालों में से हो। और जब उसने मेरी तरफ देखा तब मैं उससे इतना कहने का लालच न रोक सका और मैंने उससे कह दिया कि तुम गिर हकट हो, यानी कि जेब या गांठ में बंधा हुआ माल काट लेने वाले। तो वे कहते हैं चूड़ामणि से, तो चूड़ामणि उन्हें उत्तर देते हुए कहते हैं, हंसते हुए रजिस्टर को देखते हैं और उन्हें कहते हैं, बात तो तुमने बेजा नहीं कही, यानी कोई वे कहते हैं कि तुमने अनुचित कार्य नहीं किया है। मार्तड कहते हैं मुस्कुराते हुए तस्वीर पर तुली चलाने लगते हैं और उन्हें चूड़ामणि से बात करते हैं कि नहीं, बात तो मैंने बेजा नहीं थी, लेकिन जो बात कहने के जोश में मैं यह भूल गया था कि मैं उसके घर पर बैठा हूँ और उसके 10-5 नौकर भी उनके साथ है। तो चूड़ामणि कहते हैं कलम जमीन पर ठोकते हुए, तो फिर तुम वहाँ पीटे, यानी तुम्हें वहाँ मार खानी पड़ी? मार्तड कहते हैं तुली रोककर, अगर पीटता तो भी अच्छा था, क्योंकि इधर बहुत दिनों से पीटा नहीं हूँ मकान मालिक से, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। उसने नौकरों को आवाज़ दी और 4 आदमी कमरे में घुस आए। उसने कहा मारो, और मैं समझा कि मुझसे कह रहे हैं, लिहाजा यानी अतएव मैंने ताना घुसा और वह बैठा था सामने। सो गुस्सा ठीक उसकी नाक पर जा पड़ा, यानी कि वे अपने नौकरों को कह रहे थे मुझे मारने के लिए, परंतु मैं समझा मुझे कह रहे हैं और वे मेरे सामने ही बैठे थे, तो मैंने उनके नाक पर एक मुक्का मार दिया। चूड़ामणि कहते हैं चौंक कर हाथ ऊपर उठाते हुए, वेल डन, शाबाश, तुमने बहुत ही शाबाशी वाला काम किया है। फिर लिखने लग जाते हैं, लेकिन तुम बच कैसे आए? उनके मन में सवाल होता है कि यह बचा कैसे, मार्तड बचकर कैसे आए? तो उन्होंने उन्हें पूछा कि तुम बचकर कैसे आए? मार्तड टूली नीचे रखते हुए कहते हैं, यह बात हुई कि नौकरों ने संभाला उसे और मैं तस्वीर उठाकर वहां से भागा। लोग ले दे करते ही रहे और मैंने सीधे ही घर पहुंचकर सांस ली, यानी मैं वहां से इतना तेज भागा कि घर पर आकर ही मैंने अपनी सांस ली। कुछ रुककर वे आगे बोले, लेकिन आएगा वह जरूर। गलती से मैं अपनी तस्वीर की जगह उसके बाप की तस्वीर, जो उसी दिन विलायत यानी विदेश से बनकर आई थी, वे उसे मैं उठा ले आया हूँ। अपनी तस्वीर वहीं भूल गया और गलती से उनकी तस्वीर उठा लाया, इसलिए वह उन्हें लेने के लिए जरूर आएगा। चूड़ामणि लिखते हुए, खैर चिंता न करो, मैं परमानंद की सोने की घड़ी उठाकर यह कहता हुआ भागा कि अगर 2 घंटे के अंदर रुपया न दिया तो घड़ी में बेच दूंगा। चूड़ामणि कहते हैं कि तुमने भी शाबाशी वाला काम किया है, तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि परमानंद से मैं पैसे लेने गया था तो वे झूठ बोल रहा था, तो मैं उन्हें धमकाकर
यह कहकर आया हूँ कि 2 घंटे में तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी घड़ी ले जाता हूँ और वे तुम्हें वापस नहीं दूंगा। तो जेब से घड़ी निकालकर वह देखता है, बाहर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है। दोनों अपना काम रोककर दरवाजे की ओर देखते हैं। दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और बाहर से आवाज़ आई। फिर भी दोनों क्या कर रहे हैं, बाहर से जो आवाज़ आ रही है उन्हें सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाहर से आवाज़ आती है, चूड़ामणि जी। तो मास्टर कहते हैं नहीं है। मुंह फेर कर वे फिर तस्वीर बनाने लग जाते हैं। फिर से आवाज़ आती है, मास्टर जी। तो चूड़ामणि कहते हैं वे भी नहीं है। मुंह फेर कर कुछ लिखने लगते हैं। फिर से आवाज़ आई, आप दोनों मौजूद है, किवाड़ खोलिए, यानी दरवाज़ा खोलिए। दोनों एक साथ कहते हैं नहीं खोलेंगे। तो फिर से आवाज़ आई बाहर से, हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। चूड़ामणि जी कहते हैं बड़ी खुशी से, आपका ही दरवाज़ा है। मार्तट कहते हैं और अपनी चीज़ अगर आप तोड़े तो भला हम रोकने वाले कौन होते हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, उन्हें उनकी बात का उत्तर सही ढंग से नहीं दे रहे हैं। फिर से आवाज़ आ रही है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि दरवाज़ा खोलिए। तो उनका उत्तर देते हुए चूड़ामणि कहते हैं किससे, चूड़ामणि से या मार्तट से, आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं। बाहर से आवाज़ आ रही है, आप दोनों से। मार्तट कहते हैं दरवाज़ा खोलने का काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। तो बाहर वाला आदमी फिर से कहता है अगर आप लोग दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो मैं बाहर से ताला बंद किए देता हूँ। तो चूड़ामणि फिर उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं ऐसी हालत में दरवाज़ा हमें ही तोड़ना पड़ेगा, आपको जो सही लगे वे कीजिए। मार्तट कहते हैं और नुकसान आपको ही होगा। तो फिर से बाहर वाले आदमी ने कहा, मार्तट जी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि दरवाज़ा खोलिए। तो मार्तट जी कहते हैं हाँ, अब तुमने बात दंगी की है। मार्तट जी उठकर जंजीर खोल देते हैं। बुलाकी दास का प्रवेश। वह बाहर वाला आदमी कौन था, उन दोनों जो मकान में रह रहे थे उनका मालिक था, बुलाकी दास था। वे कमरे में प्रवेश करते हैं। मार्तट जंजीर खुली छोड़कर लौटता है और अपनी जगह बैठकर फिर तस्वीर बनाने लग जाता है। बुलाकी दास अंदर आकर कहते हैं बीच कमरे में खड़े होकर, 6 महीने हो गए, मुझे किराया चाहिए। दोनों चुप रहे हैं। बुलाकी दास उन दोनों को कहता है कि 6 महीने तक हो गए हैं, आपने अभी किराया नहीं दिया है, मुझे अपना किराया चाहिए, वे दे दीजिए। तो दोनों क्या कर रहे हैं, चूड़ामणि और जो मार्तट है वे उनकी बात सुनी अनसुनी कर रहे हैं और चुप रहते हुए अपना अपना कार्य कर रहे हैं। बुलाकी दास कहते हैं आप लोग सुनते हैं। चूड़ामणि कहते हैं बुलाकी दास की ओर मुड़कर, कृपा करके आप बात मार्तट जी से करें। बुलाकी दास कहते हैं क्यों, आपसे क्यों नहीं की जा सकती। चूड़ामणि कहते हैं इसलिए कि आपने किवाड़ खुलवाया है मार्तट से, मेरा किवाड़ अभी ही बंद है, लिहाजा यानी अतएव आपको मुझसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर से वे अपना कार्य करने लग जाते हैं, अपना रजिस्टर पर कुछ न कुछ लिखने लगते हैं। बुलाकी दास उन्हें कहते हैं मैं आप दोनों से कहता हूँ कि जब से आप लोग इस कमरे में आए हैं तब से आप लोगों ने एक पैसा भी नहीं दिया है। 6 महीने हो गए हैं। 25 रुपये के हिसाब से 150 रुपये होते हैं। तो वे कहते हैं, चूड़ामणि उनसे लिखना बंद करके बुलाकी दास की ओर घूमता है, बिल्कुल झूठ। आपके नाती के मुंडन के निमंत्रण पत्र पर मंगलाचरण की कविता मैंने ही लिखी थी। मंगलाचरण यानी वह वद जो शुभ कार्य के पहले मंगल की कामना से पढ़ाया तो कहा जाता है। तो वे कहते हैं कि उस मंगलाचरण की कविता मैंने ही लिखी थी। 1 महीने का किराया यह अदा हुआ। आपने मुझसे मंगलाचरण लिखवा लिया लेकिन बदले में कुछ भी नहीं दिया, तो यह 1 महीने का किराया अदा हो गया। चूड़ामणि फिर लिखना शुरू कर देते हैं। बुलाकी दास आश्चर्य से चूड़ामणि की ओर देखते ही रह जाते हैं। मार्तट जी कहते हैं तेजी से घूमकर, और आपको पूजा करने के लिए राधा कृष्ण की तस्वीर मैंने ही बना दी थी। 2 महीने का किराया अदा हुआ। वे कहते हैं कि आपको पूजा करने के लिए जब राधा कृष्ण की तस्वीर की जरूरत थी वे मैंने ही बना दी थी, लेकिन बदले में तो आपने कुछ भी नहीं दिया, तो 2 महीने का किराया भी हो चुका। जब वे यह कहते हैं तो फिर वे क्या करते हैं, यह कहकर तस्वीर बनाने लग जाते हैं। तो बुलाकी दास फिर से आश्चर्य में पड़ जाते हैं और मार्तट की ओर देखते हैं। चूड़ामणि फिर से कहते हैं घूमकर, आपके छोटे लड़के के विवाह पर मैंने कवि सम्मेलन करवा दिया था। 3 महीने का किराया भी अदा हुआ। कवि सम्मेलन में
बड़े बड़े पैसे लगते हैं, परंतु आपने तो कुछ भी बदले में नहीं दिया, तो तीसरे महीने का किराया भी हो चुका, कहकर फिर से लिखने लग जाते हैं। तो बुलाकीदास आश्चर्य से फिर से चूड़ामणि की ओर देखने लगते हैं। मार्तड़ कहते हैं घूमकर, जन्माष्टमी में आपके मंदिर की झांकी मैंने सजवा दी थी, तो चौथे महीने का किराया यह अदा हुआ, कहकर फिर से वे तस्वीर बनाने लग जाते हैं। तो बुलाकीदास इनकी बात सुनकर और आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगते हैं। तो इस प्रकार चूड़ामणि और मार्तड़ ने जब बुलाकीदास को जरूरत थी तब उनकी मदद की थी, परंतु बुलाकीदास उनके मन की भावनाओं को नहीं समझते हैं। उन दोनों ने उनकी जो मदद की है तो उनके बदले में उनकी सहायता करनी चाहिए, इस भाव को वे नहीं समझ रहे हैं। तो मजाक के स्वरूप में चूड़ामणि और मार्तड़ उन्हें उनकी याद दिलाते हैं और किराया भूल जाने की बात करते हैं। आगे देखें तो बुलाकीदास कहते हैं, अजी वाह, इतने जरा सा से काम के लिए रुपए, वह तो आपने अपनेपन में कर दिया था। तो मार्तड़ कहते हैं तस्वीर बनाते हुए, हमने काम तो किया, आप तो बिना काम किए हुए रुपया मांगते हैं। तो वे कहते हैं चूड़ामणि जी लिखते हुए, और आप भी अपनेपन में किराया जाने दीजिए। यहाँ पर अपनेपन की बात करते हुए बुलाकीदास अपना काम निपटाते हैं, परंतु जब उन दोनों की बात आती है तो उनसे किराया मांगने चले आए हैं। बुलाकीदास जी कहते हैं, आप लोग अजीब तरह के आदमी हैं। अच्छा, यह 4 महीने का किराया हुआ, अब 2 महीने का किराया दीजिए और मकान खाली कर दीजिए। चूड़ामणि जी घूमकर कहते हैं, संसार का एक महाकवि जो मैं आपके इस चिड़िया खाने नुमा मकान में रहा, यानी पशु पंछियों के रहने का जो स्थान होता है वे चिड़िया खाने नुमा। तो वे कहते हैं कि मैं मेरे जैसा एक बड़ा कवि आपके इस चिड़िया खाने नुमा मकान में रहा, तो यह तो बहुत ही बड़ी बात हुई। 5वें महीने का किराया हो चुका। उनका मजाक करते हुए उन्हें सुनाते हैं। तो मार्तड़ जी घूमकर कहते हैं कि संसार का एक श्रेष्ठ चित्रकार जो मैं आपके इस जानवरों के रहने के काबिल मकान में रहा, तो 6ठे महीने का किराया भी हो चुका। परमानंद का प्रवेश, उन्हें देखते ही चूड़ामणि उठ खड़े होते हैं। यहाँ चूड़ामणि और मार्तड़ जी 6 महीने का जो किराया है उनकी बात करते हुए बुलाकीदास का मजाक उड़ाते हुए उन्हें व्यंग्य कटाक्ष करते हुए किराया दे चुके हैं, इन बात को कहते हैं। उसी वक्त परमानंद जी आते हैं और उन्हें देखकर चूड़ामणि खड़े हो उठते हैं और कहते हैं, आइए परमानंद जी पधारिए, आपका स्वागत है। अभी अभी आपकी कीर्ति कथा पर एक पुराण आरंभ किया है। और बैठकर वे पढ़ने लगते हैं। झूठ, दगाबाजी, मक्कारी, दुनिया के जितने छल छल नहीं बचे हैं, इनसे कोई धन्य प्रकाशक परमानंद, इसलिए हम लिखने बैठे हैं लंबा चौड़ा एक पुराण। जब वे उनको व्यंग्य कटाक्ष में कुछ शब्द कहते हैं तो परमानंद शर्माते हुए हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, चूड़ामणि जी अब बस कीजिए, मैं आपके रुपये लाया हूँ। चूड़ामणि घूमकर कहते हैं, अच्छा रुपये लाए हैं? मुस्कुराता हुआ रजिस्टर की ओर कविता काटता है, तो यह पुराण लिखना बंद किए देता हूँ। परमानंद जेब से कुछ नोट निकाल कर देता है, तो चूड़ामणि बैठे ही बैठे नोट लेकर बिना गिने उन्हें अपनी जेब में रख देते हैं। परमानंद जी कहते हैं, अच्छा अब मेरी घड़ी वो तो मुझे वापस दे दीजिए। तो चूड़ामणि आश्चर्य से परमानंद को देखते हुए कहते हैं, तो आप घड़ी वापस ले जाएंगे? परमानंद जी कहते हैं, जी हाँ, मैं वापस लेने आया हूँ। चूड़ामणि कहते हैं, बहुत ही अच्छा। बाएं हाथ से घड़ी निकालकर परमानंद को देता है और दाएं हाथ से रजिस्टर पर फिर से लिखने लगते हैं और कहते हैं, यह लीजिए अपनी घड़ी। और यह शुरू हुआ मेरा फिर से परमानंद पुराण। उनकी बीवी मना रही है, हो जाए वह जल्द ही बेवा यानी विधवा। तो वे व्यंग्य कटाक्ष में उन्हें और कुछ सुनाते हैं। परमानंद शर्माते हुए हाथ जोड़ते हैं और वे कहते हैं, नहीं नहीं, यह घड़ी मेरी ओर से आपको भेंट है, मुझे नहीं चाहिए। और वे शर्माते हुए चुपचाप देख रहे हैं। चूड़ामणि घड़ी वापस लेता है। इसी समय लाला रामनाथ का प्रवेश होता है। लाला रामनाथ के हाथ में एक चित्र है, तो उन्हें देखकर मार्तड़ जी खड़े हो उठते हैं और उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, आइए पधारिए लाला रामनाथ साहब, कैसे कष्ट करना पड़ा आपको? रामनाथ जी कहते हैं, मार्तड़ जी आप अपनी तस्वीर की जगह मेरे पिताजी का जो चित्र है वे ले आए हैं, यह लीजिए और मेरे पिताजी का चित्र मुझे वापस कर दीजिए। तो मार्तड़ जी उन्हें कहते हैं, उनका मजाक उड़ाते हुए,
अरे हाँ, बड़ी गलती हो गई। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, यानी आपसे प्रार्थना करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। बगल से चित्र उठाकर रामनाथ को देता है। यह लीजिए अपने पिताजी का चित्र। तो उन्हें देखकर रामनाथ जी कहते हैं, चित्र देखता है फिर क्रोध में हो जाते हैं और क्रोध में आकर कहते हैं, यह आपने क्या किया, नाक गायब कर दी। तो मार्तक जी कहते हैं उनका मजाक उड़ाते हुए, लाला जी, नाक तो आपने अपने पिताजी की कटवा ही दी है, 50 रुपये के चित्र का दाम 7 रुपये लगाकर। मार्तक सब लोगों की ओर घूमता हुआ उनका मजाक उड़ाता है और वे कहते हैं, आप लोग जानते हैं ये लाला रामनाथ है, आपके पिता बड़े दानी थे, बड़े पुण्यात्मा थे और आप उनके सुपुत्र ने उनकी नाक ही कटवा दी। आपकी तारीफ उनका मजाक उड़ाते हुए या तो उनको व्यंग्य कटाक्ष में कहते हुए वे आगे कहते हैं कि रामनाथ उन्हें कहते हैं, बात काटकर, अच्छा अच्छा, यह तस्वीर मैंने ले ली, यह लीजिए 50 रुपये और यह तस्वीर ठीक कर दीजिए। रामनाथ मार्तट को नोट देता है और मार्तट बिना गिने नोट अपनी जेब में रख लेते हैं। फिर रामनाथ के हाथ से चित्र लेकर तूली से नाक ठीक कर देते हैं। मार्तट जी देखते हैं, यह लीजिए उनकी नाक सही सलामत वापस आ गई है। रामनाथ चित्र लेकर जल्दी जल्दी जाता है और पीछे पीछे परमानंद भी वहाँ से भाग निकलता है, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि और समय यहाँ रुके तो यह दोनों इन सब के बीच हमारी और नाक कटवा देंगे, यानी हमें और भला बुरा सुना देंगे, क्योंकि वे दोनों देखा जाए तो कैसे थे, ठगेबाजी और झूठे लोग थे। और देखे तो उन दोनों को उल्लू बनाना चाहते थे, परंतु चूड़ामणि और मार्तक जी ने उन्हें ऐसा सुनाया कि वे वहाँ से भाग निकले, यानी कि अपनी गलती समझकर वहाँ से भाग निकलते हैं। तो मार्तक जी जब उन्हें उनकी तस्वीर दे देते हैं, वे दोनों वहाँ से निकल गए। बुलाकीदास उन्हें अब कहते हैं, अब आपके पास रुपये आ गए हैं, किराया मुझे अदा कर दीजिए। तो चूड़ामणि उनके उत्तर में कहते हैं, कह तो दिया कि किराया हम लोग दे चुके हैं, अब जब चढ़ेगा तब ले लेना। तो बुलाकीदास उनके उत्तर में कहते हैं कि किराया चढ़ने की नौबत ही नहीं आएगी, आप लोग अभी यह कमरा खाली कर दीजिए और यहाँ से चले जाइए। तो मार्तड उनके उत्तर में कहते हैं कि बुलाकीदास, हम आपकी तस्वीर बनाकर प्रदर्शनी में भेजेंगे और आपकी उस तस्वीर में आपकी नाक का होना या न होना हमारे इस मकान में रहने या न रहने के ऊपर निर्भर करता है। तो चूड़ामणि भी बुलाकीदास से कहते हैं, और अगर हम इस मकान से गए तो परमानंद पुराण को हम बुलाकी पुराण बना देंगे, यानी आपके नाम पर एक पुराण लिख देंगे। तो समझे? यहाँ दोनों चूड़ामणि और मार्तड़ उन्हें धमकाते हुए कहते हैं कि यदि आपने और दखलबाजी की तो हम आपको समाज में चारों ओर क्या करेंगे, आपका जो व्यवहार है वे सबके सामने ला देंगे। यदि आप यही चाहते हैं तो ठीक है, हम आपको किराया देने के लिए तैयार है। उनकी बात सुनकर बुलाकीदास कहते हैं, आप दोनों बड़े बदमाश हैं, हम आप लोगों को समझ लेंगे। और वे तेजी से वहाँ से चला जाता है। चूड़ामणि उठकर दरवाज़ा बंद करता है, फिर अपनी जगह बैठकर लिखने लगता है। मार्तड़ अपना चित्र, अधूरा चित्र बनाने लग जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि चूड़ामणि और मार्तड़ किस तरह बुलाकीदास के किराए देने से बच जाते हैं, या तो उनसे किस प्रकार का लोहा लेते हैं। वे जानते हैं कि बुलाकीदास जब जरूरत पड़ती है तो उन दोनों से काम निकला लेते हैं, परंतु उनकी बात आती है तो वे उन्हें किसी भी प्रकार का अपनेपन के भाव से उन्हें कभी समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। और जब किराए की बात आती है तो उनसे पैसे लेने चले आते हैं। तो चूड़ामणि और मार्तड़ जी उन्हें कटाक्ष, व्यंग्य कटाक्ष के शब्द कहकर उनसे किस प्रकार लोहा लेते हैं और किराए देने से किस प्रकार बच जाते हैं। यहाँ उनकी बुद्धि चतुरता, और हम देखें तो उनकी बुद्धि चतुरता जो है वे हमें नजर आती है। तो परमानंद और जो रईस आदमी हैं उनसे भी वे दोनों किस प्रकार लोहा लेते हैं और उन्हें पराजित कर देते हैं, और अपने बुद्धि चतुरता द्वारा उन लोगों को समझाते हैं कि वे भी सभी बातें समझते हैं और उनकी जाल में फंसने वाले नहीं हैं। परमानंद और रईस रामानाथ तथा बुलाकीदास से
चतुरतापूर्वक बुद्धि चतुरता के द्वारा उनकी जो उन्हें पराजित करते हैं और उन पराजितता में जो मनोरंजक चित्रण है वह यहाँ पर हमने देखा है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम देखेंगे तो इस एकांकी के द्वारा आशावादी संघर्ष की चेतना अत्यधिक महत्वपूर्ण ढंग से हमें दिखाई देती है और चूड़ामणि और मास्टर की जो बुद्धि चतुरता है और शोषण से किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं, इस बात को यहाँ दोनों पात्रों के द्वारा हमें समझाने का लेखक ने प्रयत्न किया है। पूरा गद्य यानी पूरी एकांकी हमने यहाँ पर उनकी समझ प्राप्त की है। यदि आप चाहें तो पाठ्य पुस्तक में से एक बार और उन्हें पढ़कर समझ सकते हैं। नमस्ते।